हेलो दोस्तों। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में डॉक्टर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? राजस्थान में एक केस हुआ जहां पे डॉक्टर अर्चना शर्मा, एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट, इनके पास एक पेशेंट एडमिट हुआ। पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई। पुलिस ने उन पे दफा 302 आईपीसी केस दर्ज किया। डॉक्टर ने हरासमेंट होने की वजह से सुसाइड कर लिया। अब ये केस में क्या सही था, क्या गलत था, कौन सही था, क्या हुआ था, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस मौके पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेडिकल नेग्लिजेंस पर। आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या, कौन से कायदे, कौन से कानून, कौन से लॉज इसमें काम करते हैं और किस केसेस में डॉक्टर्स पे नेग्लिजेंस का केस लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट केस था, डॉक्टर अर्चना शर्मा के पास जो पेशेंट आई थी, ये थी पीपीएच की पेशेंट। पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी का है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत ब्लड लॉस ये नॉर्मली होता है। लेकिन पोस्टपार्टम हेमरेज हम तब मानते हैं कि जब अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वो जल्दी रुकता भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट की डेथ ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती है। ये एक ग्लोबली, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली, मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का एक लीडिंग कॉज माना गया है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करना चाहते हैं तो हर 100 डिलीवरीज के पीछे 2 से 5 केसेस में पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। हर केस में पेशेंट का डेथ होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट का डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी का माना गया है। दोस्तों, ये जो प्रेजेंट केस था, पीपीएच की पेशेंट को ट्रीट किया और पेशेंट का डेथ हो गया, तो इसके बाद पुलिस ने उन पे चार्ज लगाया दफा 302 आईपीसी। ये मर्डर का चार्ज है। हमको ये समझना होगा कि जब ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट का डेथ हो गया, तो इसको 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। एक तो ये फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है कि जहां पे डॉक्टर ने पूरा ट्राई किया, पूरा एफर्ट लिया, जो भी स्टैंडर्ड्स है, प्रोटोकॉल्स है, सब फॉलो किए, अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, पेशेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है। तो बहुत फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर के भी कंट्रोल में नहीं होते। जैसे पीपीएच के केस में पेशेंट का एज क्या है, उसके पहले का रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, किस कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर के पास एडमिट हुआ है, तो ऐसे काफी वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट का डेथ हो गया, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट माना जाएगा। दूसरा, मेडिकल नेग्लिजेंस। ये होता है केयरलेस ट्रीटमेंट, कि आपने स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए या केयरलेस ट्रीटमेंट दी, तो जहां पे पेशेंट का नुकसान होता है आपकी ट्रीटमेंट की वजह से, आप गलत ट्रीटमेंट देते हो, तो ये है मेडिकल नेग्लिजेंस। या तीसरा होता है क्रिमिनलिटी, कि जहां पे इंटेंशनली, जानबूझकर डॉक्टर पेशेंट को हार्म करने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के पेशेंट का नुकसान किया गया तो उसको कहते हैं क्रिमिनल एक्शन। तो इस केस में क्या ये फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट था, क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस था, क्या ये एक क्रिमिनल एक्ट था, ये देखने के पहले या ये डिस्कस करने के पहले हम देखते हैं डॉक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा था कि डॉक्टर की 3 ड्यूटीज है। पहली ड्यूटी है कि पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं। दूसरी ड्यूटी है डायग्नोज करके क्या ट्रीटमेंट देना है इसका डिसीजन लेना। और तीसरी ड्यूटी होती है उस ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करना, वो ट्रीटमेंट पेशेंट को देना। अब ये तीनों केसेस में सिर्फ डॉक्टर की मर्जी नहीं चलती है। तीनों स्टेजेस में पेशेंट या उनके रिलेटिव्स एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है जो बहुत जरूरी होता है। भले ही डॉक्टर चाहता हो पेशेंट को ट्रीट करना, लेकिन पेशेंट का भी या उनके रिलेटिव्स की भी मर्जी होनी चाहिए कि हाँ, इन डॉक्टर से मुझे ट्रीटमेंट लेना है। तो ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ये तीनों स्टेजेस में आता है। पेशेंट को एडमिट करते वक्त, ट्रीटमेंट डिसाइड करते वक्त और ट्रीटमेंट देते वक्त, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का एक रिस्क फैक्टर भी होता है। जैसे कोई सर्जरी है तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स पेशेंट से लेते हैं कि जहां पे उनको बताया जाता है कि ये ट्रीटमेंट है, ये डायग्नोसिस है, ये प्रोसीजर हम करने वाले हैं कि जिसमें पेशेंट का ये नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर ये 3 ड्यूटीज या कंसेंट डॉक्टर्स नहीं लेते हैं या इनको ठीक से नहीं करते हैं, तब इसको नेग्लिजेंस माना जा सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान की केस में नेग्लिजेंस के नाम पे सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, जो मर्डर का चार्ज है, वो लगाया गया। तो क्या नेग्लिजेंस को हम क्रिमिनल एक्शन मान सकते हैं? तो मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस तब माना जाता है कि जब आप इंटेंशनली या केयरलेसली पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो जिससे पेशेंट का नुकसान होता है। जो ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे रहे हो वो जस्टिफाइबल नहीं है। इसका मतलब जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स है ट्रीटमेंट के, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में नेग्लिजेंस माना जाता है। ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये किस टाइप का रॉन्ग है? क्या ये सिविल केस है या क्रिमिनल केस है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पेशेंट का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे डॉक्टर से या हॉस्पिटल से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये एक सिविल राइट है। एक और वर्ड यूज होता है, उसको टॉर्ट कहते हैं, TORT। टॉर्ट का मतलब होता है इट इज एन एक्ट और ओमिशन
दैट गिव्स राइज टू इंजुरी और हार्म टू अदर पर्सन। इसका मतलब डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उससे अगर पेशेंट को नुकसान होता है तो ये एक सिविल रॉन्ग माना गया है। सिविल रॉन्ग का मतलब ये होता है कि अगर आप डॉक्टर के अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करो तो आपको कंपेंसेशन मिल सकता है। इसको क्रिमिनल रॉन्ग नहीं माना। क्या नेग्लिजेंस ही क्रिमिनल एक्ट है ही नहीं? इसमें दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नेग्लिजेंस को क्रिमिनल रॉन्ग माना जा सकता है, सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, लेकिन इसके लिए वो नेग्लिजेंस ग्रॉस होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब क्या है? नेग्लिजेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम कोर्ट कहता है रेस इप्सो लॉकिटर। लैटिन टर्म है रेस इप्सो लॉकिटर। इसका मतलब द थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, कि आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। इतना ग्रॉस, इतना मेजर केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ से हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर पेशेंट आता है लेफ्ट नी को लेके सर्जरी के लिए और डॉक्टर ऑपरेट करते हैं राइट नी पे, तो इसको जस्टिफिकेशन नहीं है, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। या फिर सर्जरी होने के बाद कैंची, कोई और इंस्ट्रूमेंट या कॉटन स्वैब डॉक्टर या नर्सेस ये पेशेंट के बॉडी में ही छोड़ देते हैं और फिर स्टिच मार देते हैं। तो ये जो केसेस है ये ग्रॉस नेग्लिजेंस की केसेस है कि जहां पे उसको क्रिमिनल एक्शन करके ट्रीट किया जा सकता है। यहां पे सेक्शन लगेगा 304A ऑफ आईपीसी। अब तक सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस में क्लियर कर चुका है कि मेडिकल नेग्लिजेंस शुड बी ट्रीटेड एज अ सिविल रॉन्ग, कंपेंसेशन लेना चाहिए। जब ग्रॉस हो, जब नेग्लिजेंस को क्रिमिनल एक्ट करके ट्रीट किया जाता है तो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। और एक लॉ है जो डॉक्टर्स को अप्लाई करता है, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर ये कॉर्पोरेटाइज हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है डॉक्टर और पेशेंट का या हॉस्पिटल और पेशेंट का, ये पेशेंट एक कंज्यूमर है हेल्थ सर्विसेज का। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट खुश नहीं है जो ट्रीटमेंट दिया गया है, या पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं था, नेग्लिजेंस हुआ है, तो पेशेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर भी कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेग्लिजेंस प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पेशेंट की है, वो बर्डन पेशेंट का है। और दोस्तों रिसेंटली भी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के दौरान कोई पेशेंट का डेथ होता है तो उसको ऑटोमेटिकली मेडिकल नेग्लिजेंस हम नहीं मान सकते। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए अगर आपको केस करना भी है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो आपको पहले मटेरियल एविडेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। वो एविडेंस के बिना सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की बात करूं तो एवरी डेथ ऑफ अ पेशेंट कैन नॉट ऑन द फेस ऑफ इट बी कंसिडर्ड टू बी मेडिकल नेग्लिजेंस। तो दोस्तों ये जो राजस्थान में केस हुआ है ये बहुत गलत मैसेज हमारे सोसाइटी में जाता है कि डॉक्टर्स आर पोर्ट्रेड एज सॉफ्ट टारगेट्स, कि इनको आप मॉब वायलेंस, इंटिमिडेशन, हरासमेंट कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। ये गलत बात है। ये हमारे सोसाइटी का लॉस है कि जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, जो पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको अगर हम इस तरह टारगेट करेंगे तो ये गलत बात है। इसमें स्टेट का भी रोल इंपॉर्टेंट है। पुलिस को ये पता होना चाहिए कि कौन से केस के लिए कौन सा सेक्शन लगाया जाता है। अगर डॉक्टर्स पे आप 302 लगा रहे हो तो इट इज क्रिमिनल, इट इज इलीगल, इट इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन आप समझिए कि मेडिकल प्रोफेशन को आप क्यों रेगुलेट करना चाहते हैं। आप अगर कहोगे कि हम ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान कोई पेशेंट का डेथ होना ही नहीं चाहिए, तो आप सोचिए ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। डॉक्टर्स भगवान नहीं है। देयर आर मेनी वेरिएबल्स, मेनी फैक्टर्स। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स होते हैं कि जहां पे पेशेंट का डेथ सर्जरी या ट्रीटमेंट के दौरान हो सकता है। तो ऐसे केसेस को अगर हम पनिश करने लग गए तो क्या हो जाएगा आप सोचिए। 90% ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर को ऐसे क्रिमिनलाइज कर देंगे, डॉक्टर्स को इस तरह क्रिमिनलाइज कर देंगे, हॉस्पिटल्स को इस तरह क्रिमिनलाइज कर देंगे, तो जब क्रिटिकल केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, सीरियस केसेस डॉक्टर्स के पास आते हैं, अगर ये डॉक्टर्स को ऐसे हम पनिश करते रहे तो डॉक्टर्स कहेंगे कि नहीं, ये रिस्क है। अगर पेशेंट को गलती से भी कुछ हो जाता है, अगर हम ट्राई भी करें बचाने का, लेकिन अगर गलती से कुछ हो जाता है तो अगर हम पे केसेस लगने वाले हैं तो फिर इससे अच्छा तो आप गवर्नमेंट में लेके जाइए। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आज 10% से ज्यादा केसेस को नहीं ट्रीट कर सकते जो पूरे इंडिया में प्रोसीजर्स होते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत फैसिलिटीज नहीं होती, वहाँ बहुत क्राउडेड कंडीशंस है, बहुत बार ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशंस में अगर हम डॉक्टर्स को क्रिमिनलाइज करने लग गए
तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ पे जो नोबेल प्रोफेशन में है उनको हम हरास कर रहे हैं, मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं और उनको इतना तकलीफ दे रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट थे डॉक्टर अर्चना, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये हमारे देश का और सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान है। आईएमए का एक स्टडी हुआ था, उसमें कहा गया था कि 75% ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया फेस हरासमेंट। आप कहेंगे फिर एक कायदा बना दो, तो ऐसे कायदे जो लॉज है, पेपर टाइगर्स हमारे पास बहुत है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, 19 से ज्यादा स्टेट्स में ये लागू भी हो चुका है। लेकिन इतना होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम में है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है? आज अगर कोई डॉक्टर पुलिस के पास जाता है और कहता है, कंप्लेंट करता है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आईपीसी और सीआरपीसी में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है डॉक्टर्स को बचाने के लिए। तो इसीलिए केस दर्ज करना ये पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स बिकम वल्नरेबल, दे आर हरास्ड, दे आर सॉफ्ट टारगेट्स। तो ये नहीं होना चाहिए। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम का मिसयूज डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल इंटेंशन, ये तीन चीजें हैं। अगर हमने इनको सेपरेट नहीं किया, हमने इसको मिक्स कर दिया, तो ये बहुत गलत हम हमारे डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स रिस्क ले, क्रिटिकल पेशेंट्स पे ऑपरेट करे, पेशेंट की जिंदगी बचाए। तो डॉक्टर्स को टारगेट करना रोकिए। डॉक्टर्स भगवान नहीं है। कोई डॉक्टर को हर चीज सॉल्व नहीं करने आती है, इसीलिए कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि वी प्रैक्टिस मेडिसिन। थैंक यू। आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।